नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ लोग बड़े जुनूनी होते हैं। इनका जुनून, इनका पैशन किसी लक्ष्य को भेदने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकता है और यही पैशन, यही इनका जुनून मुझ जैसे लोगों को बड़ा सुकून देता है। मैं अपनी गिनती उनमें करता हूं जो बहुत कुछ कर पाने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उस इच्छा को पाने के लिए सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाते हैं या सही कदम उठाने का साहस नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपका तारुफ, आपकी मुलाकात एक ऐसे ही जुनूनी से कराने जा रहा हूं, लेकिन उसकी बात से पहले मैं आपको, विशेषकर युवा पीढ़ी को अवगत कराना चाहता हूं एक ऐसे जुनूनी से जो अब हमारे बीच में नहीं है और जिन्हें जानना और समझना 75 बरस के होने जा रहे राष्ट्र को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। मेरी एक अपील है, कृपया मेरी बात को अंत तक सुनिएगा। आज के इस दौर में हम 2 या 3 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक कोई वीडियो देख रहे हैं, ऐसा गूगल बताता है, फेसबुक बताती है, और आगे बढ़ जाते हैं। गौर से सुनिएगा क्योंकि कुछ बात महत्वपूर्ण है। हमारे देश में एक से बढ़कर एक विचारक पैदा हुए हैं, एक से बढ़कर एक समाज सेवी, एक से बढ़कर एक संत तपस्वी हमारी धरती में जन्मे। हम ऐसी सभी विचारकों, ऐसे सभी तपस्वियों का बेहद सम्मान करते हैं। इनकी याद में स्मारक बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, सड़क चौराहों को इनके नाम पर समर्पित करते हैं। इनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हैं। हम लोग पूरे भारतवासी ऐसा करने में बेहद माहिर हैं, बेहद शातिर हैं। इन महापुरुषों के विचारों पर, इनके कहे पर लेकिन हम रंच मात्र भी ध्यान देने, उन्हें आत्मसात करने की कोई चेष्टा नहीं करते हैं। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि 74 बरस की यात्रा पूरी कर 75 बरस का होने जा रहे राष्ट्र में हम पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके हैं। यह राष्ट्र एक भ्रष्ट और त्रस्त राष्ट्र में तब्दील हो चुका है। प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसी स्थिति के लिए हमारे राजनेता अकेले जिम्मेदार हैं? इसमें हमारी यानी आम भारतीय की क्या जिम्मेदारी नहीं है? तो चलिए इस बार थोड़ी चर्चा इस बात पर, थोड़ी नज़र इस ओर डाली जाए, समझा और समझाया जाए कि मुल्क की वर्तमान दशा और दिशा के लिए हम यानी मैं, आप, भारत के आम नागरिक कितना जिम्मेदार है और अपने गलत को हम कैसे आज सुधार सकते हैं। ध्वंस और निर्माण की शक्तियों को जगाने के उद्देश्य से मुर्दा कौम में प्राण फूंकने के लिए एक अघोरी साधु की शमशान साधना का भाव लिए भारतीय राजनीति के क्षितिज में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया धूमकेतु की भांति प्रकट हुए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अद्भुत विचारक थे। उनमें चिंतन था, सोच भी था, और सोच के साथ आम नागरिक के लिए, आम भारतीय के लिए दुख भी था। देश की आज़ादी के मात्र कुछ बरस बाद ही लोहिया ने हमें हमारे राष्ट्र का भविष्य बता डाला था। लोकसभा में जो उन्होंने बतौर सांसद भाषण दिए हैं, उनको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। लोकसभा की वेबसाइट में आपको ये मिल जाएंगे। उन्होंने आज से लगभग 60 बरस पहले जो इस मुल्क के लिए कहा, वो आज सही साबित होता नजर आ रहा है। अपने एक भाषण में लोहिया जी क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा, समूचा हिंदुस्तान कीचड़ का तालाब है जिसमें कहीं कहीं कमल उगाए हैं। कुछ जगह पर अय्याशी के आधुनिकतम तरीकों के सचिवालय, हवाई अड्डे, होटल, सिनेमा घर और महल बनाए गए हैं और इनका इस्तेमाल इसी तरीके के बने ठने लोग लुगाई करते हैं। लेकिन कुल आबादी के 1,000वें हिस्से से भी इन बने ठने लोग लुगाई का कोई सरोकार नहीं है। बाकी तो गरीब, उदास, दुखी, नंगे और भूखे हैं। यह उनका कथन 1963 से 1967 के मध्य उनके लोकसभा सदस्य रहते दिया गया था।
वर्तमान परिदृश्य से इसकी तुलना कीजिए तो स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 60 बरस पहले कही गई उनकी बात आज कितनी सार्थक, कितनी प्रासंगिक है। मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। केंद्र सरकार लुटियंस दिल्ली इलाके में, यानी कि जहाँ संसद है, जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, मंत्रियों के आवास हैं, सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पर 20,000 करोड़ से अधिक राशि का न्यू सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। इस प्रोजेक्ट में क्या है? इस प्रोजेक्ट में देश के लिए नई संसद का निर्माण हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए भव्य आवास बनाए जा रहे हैं, भव्य मंत्रालय बनाए जा रहे हैं। लागत क्या है? 20,000 करोड़ रुपये से अधिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा को कुछ वर्ष पहले ही सरकार बना चुकी है। आपको पता है 3,000 करोड़ रुपये उस प्रतिमा को बनाने में लगे थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। नए नए एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। इन भव्य भवनों, हवाई अड्डों की चारों तरफ कीचड़ में धंसा आम हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान है। इस कीचड़ के लिए हमारे राजनेता, हमारे धर्मगुरु, हमारे बुद्धिजीवी इत्यादि तो जिम्मेदार हैं, उससे कहीं अधिक आप, हम, यानी इस देश का आम नागरिक जिम्मेदार है। स्वयं को हम दोस्तों मनुष्य नहीं बना पाए। केवल मनुष्य योनि में जन्म लेने मात्र से मनुष्य नहीं हुआ जाता है। इसके लिए मानवीय गुण, मानवीय सरोकार होने आवश्यक है, जिन्हें हमने इन 75 बरस के दौरान पूरी तरह त्याग दिया है। हम धर्म के, संप्रदाय के, जाति के सरीखे विकारों से बंधे जा रहे हैं, भ्रष्ट होते जा रहे हैं। जितना हम इनके बंधन में बंध रहे हैं, उतने ही हम अमानवीय होते जा रहे हैं। सवाल उठता है, सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम हम मनुष्य तो बने रह सकें। ऐसा क्या किया जाए कि कीचड़ में धंस चुके हिंदुस्तान को बाहर निकाल सकें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियों का कुछ भविष्य संवर सके। मैं फिर आपको लोहिया के विचारों की तरफ ले जाता हूँ। लोहिया कहते थे, हमारी इस अधोदशा के लिए मुख्य रूप से 4 बातें जिम्मेदार हैं। वो 4 बातें हैं: धर्म, जाति, वंश और भाषा का राजनीति में साधन के रूप में प्रयोग, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा हो रहा है। धर्म, जाति, वंश और भाषा का राजनीति में साधन के रूप में प्रयोग। दूसरा, लोहिया जी ने कहा, समग्र दृष्टि और विवेकशील आचार और विचार का अभाव। तीसरा, कथनी में प्रगतिशीलता और करनी में प्रतिगामी रवैया, यानी कि दिखने में तो हम मॉडरेट हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर बड़ा बैकवर्ड है। और चौथा है, यूरोपीय देशों की नकल करने वाली हमारी महंगी अभिरुचियाँ, हमारी ब्रांड्स की ओर भागने की आदतें और उन आदतों का हमारा गुलाम हो जाना, और सफ़ेद पोश मध्यम वर्ग का राजनीति और नौकरशाही में पकड़ मजबूत होना, और निम्न मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का राजनीति में लगभग शून्य हस्तक्षेप होना। यदि हम ईमानदारी से दोस्तों आकलन करें, बहुत ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि ये 4 कारण ही हमारी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं। यदि हम इसे स्वीकारते हैं तो फिर निदान भी हमें ही निकालना होगा, और निदान है राजनीति को दुरुस्त करना। अब राजनीति को दुरुस्त करना, इतनी भ्रष्ट राजनीति को दुरुस्त करना आसान तो है नहीं। इसे सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी है स्वयं को सुधारा जाए। पहले खुद को धर्म, जाति, वंश इत्यादि बुराइयों से दूर किया जाए, ताकि राजनीति इनके भंवर जाल में कम से कम आगे हमें ना फांस सके। अभी तक तो फांसते आई है, और ना अपना उल्लू सीधा कर सके। चलिए इस भंवर जाल को वर्तमान राजनीतिक संदर्भ से समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 4 अन्य राज्यों के साथ चुनावी समर शुरू हो चुका है। मैं इस चुनावी समर में मैदान में उतर चुके एक अपने मित्र, एक जुनूनी मित्र का तारुफ की मुलाकात आपसे कराता हूँ। उत्तराखंड समेत जिन 5 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनको और उन प्रदेशों की राजनीति को यदि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बताई 4 कसौटियों पर कसा जाए, परखा जाए, तो सब कुछ दोस्तों शीशे की तरह साफ हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है।
हम अपने क्षेत्र में प्रत्याशियों का चयन करते समय धर्म, जाति, वंश सरीखी बेड़ियों में बंध जाते हैं। स्थापित राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करते वक्त इन्हीं सब फैक्टर्स को सामने रखते हैं। किसी भी कैंडिडेट की योग्यता ऐसे में कोई मायने नहीं रखती। वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, पहले इनको देखा जाता है, फिर उसके बाहुबल को देखा जाता है और उसकी मनी पावर को देखा जाता है। विधानसभा विशेष में धर्म और जाति के समीकरण देखकर प्रत्याशी तय किए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, योग्यता इसमें कोई आधार नहीं होता। जो इन समीकरणों में खरा उतरता है उसे ही स्थापित बड़े राजनीतिक दल टिकट देते हैं। हम यानी इनके मतदाता इसी आधार पर अपना प्रतिनिधि भी चुनते आए हैं। अन्य फैक्टर्स भी हैं, मनी पावर है, शराब है, कई फैक्टर्स हैं, फ्रीबीज हैं, जिनके लालच में हम अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब जरा सोचिए, यदि इन साधनों का उपयोग कर कोई जनप्रतिनिधि बनेगा तो भला जनता का क्या भला करेगा? साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर खुद के विकास के लिए खुद की विकास यात्रा पर वो निकल लेगा। सबका साथ, सबका विकास जैसे नारे इसी कारण केवल नारे बन के रह जाते हैं। ऐसा आज़ादी के बाद से ही होना शुरू हुआ था और ऐसा इस काल में अपने चरम पर है। यह स्थापित सत्य है कि चरम पर पहुंचने के बाद ढलान का सफ़र मित्रों शुरू होता है। कोई भी चीज़ जो अपने टॉप में, अपनी एपिटॉमी में पहुंच जाती है, वो फिर नीचे की ओर आती है। मैं समझता हूँ, मेरी सदिच्छा है और यही मेरी समझ भी है कि इस प्रकार के दुराचरणों का, गलत आचरणों का अब चरम आ चुका है। अब इनके गिरने का समय सामने है। यदि हम थोड़ा भी चेत जाएं तो इस प्रकार के दुराचरणों को हम दूर कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और आपके साथ फेसबुक लाइव में आने का, अपनी बात कहने का यही मेरा उद्देश्य है। एक ऐसा ही प्रयास मेरी करीबी मित्र श्वेता मासीवाल कर रही हैं। श्वेता इस बार अपने गृह क्षेत्र रामनगर से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मैं श्वेता के साहस को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं। मेरा दृढ़ मत है कि जन सरोकारों से लबरेज पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। श्वेता उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। वे अपने भाई स्वर्गीय सुदीप मासीवाल की स्मृति में बनाए गए वत्सल फाउंडेशन के जरिए पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में लगातार जन सरोकारी कार्यों में सक्रिय रही हैं। मेरा पूरा विश्वास है आप में से अधिकांश उनको जानते होंगे, उनके काम को जानते होंगे। लॉकडाउन के दौरान जो पहला लॉकडाउन आया था, श्वेता ने महाराष्ट्र में रह रहे अप्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए अपनी क्षमता से कहीं अधिक किया। न केवल सड़क पर आ चुके हमारे प्रदेश के ऐसे भाइयों बहनों के लिए उन्होंने रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, बल्कि अपने दम पर महाराष्ट्र सरकार से मिलकर केंद्र सरकार को प्रेशर में लिया, उनको प्रेशराइज किया और ऐसे अप्रवासी उत्तराखंड वासियों के लिए महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन चलवाई गई, जो कि मुंबई से ऐसे लोगों को जो अपने घर वापस आने के लिए मजबूर हो गए थे, उन्हें लेकर ये ट्रेन देहरादून और हल्द्वानी पहुंची थी। ये इस अकेली लड़की का दम था और इनका प्रयास था, जिसके लिए मैं उनको तहे दिल से साधुवाद देता हूं, सलाम करता हूं। वे लगातार उत्तराखंड के दुर्गम इलाके में अपनी संस्था वत्सल फाउंडेशन के जरिए मेडिकल कैंप इत्यादि लगाती रही हैं। अन्ना आंदोलन के दौरान उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। मैं आम आदमी पार्टी के अपने मित्रों से लगातार कहता आया था कि यदि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में जाना चाहती है, चुनावी हस्तक्षेप करना चाहती है, तो वो अपनी पार्टी की कमान श्वेता मासीवाल जैसी युवा ईमानदार व्यक्तित्व को दें। ये मेरी सदिच्छा थी। मैं चाहता था कि यदि आम आदमी पार्टी, जो आंदोलन के गर्भ से निकली पार्टी है, वो जाती है उत्तराखंड में, तो उसका नेतृत्व एक ईमानदार हाथों में हो। ऐसा हो ना सका, ये मैं चाहता था। मैंने अपने मित्रों तक अपनी बात पहुंचाई। श्वेता मासीवाल ऐसा नहीं चाहती थी, ना उन्होंने मुझसे कभी कहा, लेकिन मेरा प्रयास जो भी कारण रहे हों सार्थक नहीं हो सका। श्वेता ने, जैसा मैंने आपको कहा, कभी ये नहीं चाहा था, लेकिन मुझे ऐसे संकेत मिलते थे, मुझे हमेशा ऐसा उनसे बातचीत करने पर आभास होता था कि वो कभी ना कभी
हस्तक्षेप जरूर करेंगी, राजनीति में हस्तक्षेप जरूर करेंगी, वो भी उत्तराखंड की राजनीति में। विवाह के पश्चात श्वेता मुंबई में जा बसी हैं, लेकिन वो लगातार उत्तराखंड के लिए काम करती रही हैं। इसलिए मुझे लगता था कभी ना कभी इनका जुनून, इनका पैशन इनको मजबूर करेगा और वो सीधे सार्थक हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगी। श्वेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की खाटी पृष्ठभूमि से आती हैं, उनका परिवार आरएसएस से जुड़ा है। श्वेता ने ऐसा किया। मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि धर्म और जाति की राजनीति से उन्होंने परहेज किया और अपनी पहचान ऐसे युवा के तौर पर स्थापित की है जो इन संकुचित, संकीर्ण, यहाँ तक कि घटिया बंधनों से परे मात्र जन सरोकारी मुद्दों पर कुछ सार्थक करने का मादा रखते हैं। आज के समय में इतना भी कर पाना दोस्तों, कर पाने का साहस कर पाना एक जोखिम भरा काम है। इसके लिए श्वेता आपको साधुवाद। श्वेता ने तो मित्रों एक कदम आगे बढ़ा लिया और अपनी इच्छा शक्ति, अपने संकल्प का प्रदर्शन कर दिया है। अब रामनगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को तय करना है कि वे अपने भविष्य की राजनीति को कैसी देखना चाहते हैं। यदि वे चाहते हैं कि वे आने वाले 5 बरस भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहें, यदि वे चाहते हैं कि अगले 5 बरस तक उनकी जद्दोजहद का केंद्र वही मुद्दे हों जिनसे निजात पाने के लिए अलग राज्य की लंबी लड़ाई लड़ी गई, तो उन्हें जाति और धर्म के आधार पर ही अपना मत डालना चाहिए। उन्हीं जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए, उसी प्रकार के जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए जिनको पिछले 4 विधानसभा चुनावों से वो चुनते आ रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं चाहते हैं, यदि वो बदलाव चाहते हैं, एक ईमानदार और जन सरोकारी राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, तो श्वेता मासीवाल के रूप में एक सुनहरा अवसर उनके सामने है। जाति और धर्म की गोलबंदी से बाहर आकर, पार्टी लाइन से बाहर आकर उन्हें खुले मन से श्वेता का साथ देना चाहिए। क्या पता उनका ऐसा करना उत्तराखंड में स्वच्छ राजनीति का पथ प्रदर्शक बन जाए और सही अर्थों में देवभूमि का सपना साकार हो सके। और अंत में मैं डॉक्टर लोहिया पर आपको वापस ले चलता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे मित्रों, हिंदुस्तान की सामान्य जनता यदि अपने पर भरोसा करना शुरू करे तो देश की राजनीति में ईमानदारी का रंग चढ़ जाएगा। शायद रामनगर की जनता लोहिया के कथन को मूर्त रूप देने का कारण बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।